नमस्कार, मैं हूं शशिधर उज्ज्वल, सदस्य टीम टीचर्स ऑफ बिहार, सह मास्टर ट्रेनर, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम बिहार। टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर्स द्वारा प्रायोजित सुरक्षित शनिवार मनाएगा टीचर्स ऑफ बिहार कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में हैं बंकू बिहारी सरकार जी, जो यूनिसेफ बिहार ऑफिस में डिजास्टर क्लस्टर के हेड हैं और यूनिसेफ बिहार में वे DRR ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। ये पिछले 10 वर्षों से बिहार में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो बंकू बिहारी सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार आपके इस कार्यक्रम में। जी, बंकू सर के बारे में और बता दूं कि बहुत ही यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित जो हमारा सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम है, आपके निर्देशन में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम, जो कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी विद्यालयों में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद है, लेकिन आपदा से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक शनिवार को DD बिहार पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम सफलतापूर्वक आपके निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि कोरोना जैसे महामारी के समय में अथवा वर्तमान परिस्थिति में आपदा प्रबंधन की जागरूकता और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? देखिए, हम सब ये जानते हैं कि पिछले 3-4 महीनों से विद्यालय बंद हैं और जैसी अभी परिस्थिति है, इसके बारे में कोई ये बता नहीं सकता कि एक जो कोरोना का जो प्रकोप है वो कब तक जाएगा। और हम सब ये देख भी रहे हैं कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है WHO के द्वारा कि अभी शायद हमें काफ़ी दिनों तक इसी के साथ जीना है, जिसको न्यू नॉर्मल की बात हम लोग करते हैं। और शायद ये तब तक जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं जाता है और जब तक वैक्सीन सब लोगों को मिल नहीं जाता, तब तक शायद ये परिस्थिति बनी रहेगी। और इस परिस्थिति में हम लोगों ने ये देखा कि बच्चों के साथ जुड़ने का क्या तरीका हो सकता है। तो उसी समय जब शिक्षा विभाग से बातचीत हुई, तब शिक्षा विभाग ने अपने कार्यक्रम शुरू किया, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से बच्चों से जुड़े। उसी में ये हुआ कि क्यों नहीं हम लोग सुरक्षित शनिवार को भी इसके साथ हम लोग जो है कि जारी रखें। तो सुरक्षित शनिवार के माध्यम से बच्चों के साथ आपदा प्रबंधन के जो गुण हैं उनको सिखाने का प्रयास जारी रखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक चीज़ हमेशा हम लोग के रहता है कि बहुत से ऐसे बच्चे अभी भी हैं जो शायद मेरे ख्याल से जो इंटरनेट की दुनिया है या टीवी है या मोबाइल है, उससे अभी भी अछूते हैं। तो एक कमी ये रह जाती है कि आखिर हम उन बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसको लेकर के अभी मन में हम लोग के सवाल उठता है और हम लोग इसको लेकर के मंथन भी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग रेडियो के माध्यम से भी बच्चों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि ये कैसे ज़्यादा रुचिपूर्ण हो, बहुत बोरिंग नहीं हो, क्योंकि अगर लेक्चर ज़्यादा होगा, ठीक है, और अगर बातचीत ज़्यादा होगी तो शायद बच्चे बोर हो जाएंगे। बच्चे पहले से ही घर में हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे दबाव में हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी उनके ऊपर है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि कैसे हम इन चीज़ों को रोचक बनाने के लिए कुछ उसमें हम एनिमेशंस डालते हैं, कुछ वीडियोज़ डालते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं SDRF के माध्यम से। तो ये कुछ तरीके हैं। और मैं टीचर्स ऑफ बिहार समूह को जो है कि धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी इस जो पूरी मुहिम है बच्चों तक पहुँचने की, कि जब ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति चल रही है, इस विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके हम बच्चों तक आपदा प्रबंधन के जो जानकारियां हैं वो उन तक ले करके जाएं। क्योंकि देखिए, एक तरफ कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ आपदाएं लगातार आ रही हैं।
जैसा कि अगर आप देख भी रहे हैं कि बिहार में पिछले जो है कि 1 महीने के अंदर कितना ज़्यादा वज्रपात हुआ, और इस वज्रपात में लगभग 400 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। इसी प्रकार से बिहार के अभी 12 जिलों में बाढ़ का प्रकोप शुरू हो चुका है। बाढ़ में भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। तो आपदाएं आती जाती रहेंगी, यही वजह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि आपदा का जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहे। जी जी उज्जवल जी। जी हाँ सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई दर्शकों को कि प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है, और मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को डीडी बिहार पर प्रसारित किया जा रहा है। और वर्तमान में सर का आगे का स्कोप यह है कि इसे रेडियो पर भी प्रसारित किया जा सकता है, ताकि लोग बाढ़ के समय या आपदा के समय प्रबंधन कर सके, सुरक्षित स्थानों पर जा सके। सर, मैं आपसे ये दूसरा प्रश्न ये जानना चाहता हूँ कि सुरक्षित शनिवार की महत्ता को समझते हुए बिहार की पहली टीचर्स प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने भी प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाएगा टीचर्स ऑफ बिहार कार्यक्रम की शुरुआत किया है, जिसके माध्यम से बिहार के कोने कोने में बच्चों को आपदा से बचाव व जागरूकता के बारे में बताया जा रहा है। टीचर्स ऑफ बिहार से आप क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और यूनिसेफ की तरफ से और क्या सपोर्ट हो सकता है? साथ ही यदि हमारे लिए कोई सुझाव हो तो सर प्लीज बताइए। सबसे पहले तो मैं टीचर्स ऑफ बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जी मेरे धन्यवाद। मेरे ख्याल से पूरे भारत में ये एक अद्वितीय जो है समूह है, जी टीचर्स ऑफ बिहार, और जो कि वॉलंटरली जो है कि सभी टीचर्स में जुड़े हुए हैं। और जान करके बहुत अच्छा लगता है कि इसमें करीब 25,000 से ज़्यादा अभी टीचर्स जुड़े हुए हैं। और जुड़े जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि सब मेंबर हैं, बल्कि मैं ये देखता भी रहता हूँ कि आपके समूह में लोग पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत ही मन लगा करके इस ग्रुप की गतिविधियों को लोग चलाते हैं। और आपने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है आपदा प्रबंधन को, आप टीचर्स ऑफ बिहार के मंच से भी जो है कि बच्चों तक ले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम है, मैं पिछला इसके 3-4 एपिसोड्स को मैंने देखा है, जिसमें कि डॉक्टर पल्लव भी आए हैं, विनय हैं, और भी बहुत से लोग आए हैं, अपराजिता हैं, आप लोग अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ की लोकल भाषा में बात करते हैं, ठीक है, जो बच्चों को चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, जो कि कहीं ना कहीं घर घर में तक पहुँच रहा है। और जब चूंकि 25,000 टीचर्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इस संदेश को जिन बच्चों के साथ वो सीधे जुड़े हुए हैं उन तक लेके जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अभी लगातार चलाना चाहिए। इस कार्यक्रम को अभी ये नहीं सोचें कि ये तो कुछ दिन की बात है, क्यों कैसे करके इस कार्यक्रम को हम एक लंबे समय तक सोचें, क्योंकि आने वाला जो समय है ये और गंभीर होगा। तो जहाँ तक यूनिसेफ के सहयोग की बात है, तो यूनिसेफ में बहुत से हमारे तकनीकी जो लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, चाहे वो शिक्षा विशेषज्ञ हैं, चाहे वाटर सैनिटेशन के विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य के हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हैं, अलग अलग तरह के विशेषज्ञ लोग हैं। तो आप जब भी हमसे ऐसा चाहेंगे कि कुछ ऐसे विशेषज्ञ लोग आकर के बच्चों के साथ अपने रूबरू हों, अपनी बातों को बच्चों के साथ रखें, बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको सुने। एक चीज़ और हम चाहेंगे कि क्या अगर टीचर्स बिहार के माध्यम से अगर हम डायरेक्टली बच्चों तक अगर पहुंच सके, बच्चों से अगर जुड़ सकें, तो अगर वो तकनीकी के बारे में टीचर्स ऑफ बिहार का जो समूह है, अगर वो सोचे कि कैसे करके हम जो बच्चों की जो फीलिंग्स हैं, कुछ बच्चों से बातचीत करें, मे बी वो रिकॉर्डेड मैसेज यहाँ पर आए, अगर बच्चों की समस्याओं के जो है कि इस मंच पे डिस्कस हो, और फिर उन समस्याओं के ऊपर भी हम लोग ये गंभीरता के साथ विचार करें कि उन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, तो ये सहयोग यूनिसेफ दे सकता है। दूसरी जहाँ तक बात है यूनिसेफ के सहयोग की, तो निश्चित तौर पे यूनिसेफ ये चाहेगा कि ये जो टीचर्स ऑफ बिहार की ये जो मुहिम है, उस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए, और इसमें और ज़्यादा समाज के और तबके के लोगों को जोड़ा जाए। साथ ही साथ इस सेक्टर के जो आपदा प्रबंधन का जो सेक्टर है, उस सेक्टर के जो और जो लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनको भी इस मुहिम से जोड़ा जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम आपने शुरू की है, और मैं ये चाहूँगा कि ये मुहिम एक बड़ी मुहिम बने, और जिससे जो कि बिहार के कोने कोने में ऐसे टोलों में भी उन बच्चों तक भी ये पहुँचे जिन बच्चों तक शायद अभी जिन बच्चों का भी शायद स्कूल में जाना संभव नहीं है, और जो बच्चे शायद बहुत जरूरी नहीं कि उनके घर में टीवी हो, लेकिन चूंकि मोबाइल बहुत पॉपुलर हो गया है, फेसबुक भी काफ़ी पॉपुलर है, तो हो सकता है कि बहुत से बच्चे फेसबुक के माध्यम से ही कुछ चीज़ें सीखेंगे। धन्यवाद उज्ज्वल जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टीचर्स ऑफ बिहार पर इतना विश्वास जताया है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टीचर्स ऑफ बिहार बच्चों तक आपके संदेश को पूरी तन्मयता के साथ पहुंचा रही है। एक चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ब्लॉक में जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, सभी इस चैनल के माध्यम से समाज को, बच्चों को इस जागरूकता कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, इस कोविड-19 महामारी के दौरान भी। और पूरे टीचर्स ऑफ बिहार पूरा प्रयास करेगा कि बच्चों के सवाल और उनके रिकॉर्डिंग्स आप तक पहुंचाए, यूनिसेफ की मदद करें। और आपके इस सुझाव के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे एक और प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टीचर्स ऑफ बिहार के लिए आप और कुछ सलाह या संदेश यदि देना चाहें तो सर प्लीज। टीचर्स ऑफ बिहार को एक सलाह मैं देना चाहूँगा कि टीचर्स जी ऑफ बिहार ये देखें कि उनके जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के माध्यम से हम पूरे राज्य को अगर कवर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन क्या ऐसे कुछ जियोग्राफिकल जगहें हैं जहाँ से टीचर्स ऑफ बिहार में मेंबर नहीं हैं, तो जी कोशिश ये करें कि उन जो ऐसी जिले हैं, जो ऐसे प्रखंड हैं, या जो कुछ ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में आपके मेंबर्स नहीं हैं, उन इलाकों में से अगर कुछ मेंबर्स को बढ़ावा दिया जा सके, जोड़ा जा सके, जिससे कि टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा ये जो किया जा रहा जो अद्वितीय प्रयास है, ये शायद सभी जिलों तक पहुंच सके, सभी प्रखंडों तक पहुंच सके। दूसरी चीज़ की टीचर्स ऑफ बिहार को ये देखने का जरूरत है कि आप जो भी फेसबुक लाइव पे करते हैं, तो आप जी अगर इसको थोड़ा सा ये सोचें कि क्या यूट्यूब पे भी आप अपना चैनल चला सकते हैं, जिससे, क्योंकि यूट्यूब भी काफ़ी पॉपुलर है और यूट्यूब के माध्यम से भी जो है कि आप काफ़ी लोगों तक जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो मेंबरशिप है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें व्यूवरशिप भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ कि टीचर्स ऑफ बिहार का जो ग्रुप है, मैं ये देख रहा था कि इसमें काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी क्रिएटिव हैं, क्योंकि मैं कुछ-कुछ लोगों को देखता रहता हूँ जो कि खुद मेहनत करके छोटे-छोटे एनिमेशंस बना रहे हैं, जिनमें से उज्ज्वल जी आपका भी मैंने एक एनिमेशन देखा था नाव दुर्घटना पे, जो कि जी सर। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि टीचर्स ऑफ बिहार से कि बिहार की जितनी भी आपदाएँ हैं, अगर उन आपदाओं पे जो आप जैसे क्रिएटिव लोग हैं, आप हैं, सुमोना जी हैं और मैंने कुछ-कुछ और लोगों को देखा है, इसी तरह से अपराजिता जी हैं जो कि कविताएँ लिखती हैं। अगर ऐसे लोगों की जो अलग-अलग जो स्किल्स है लोगों की, उसको आइडेंटिफ़ाई करके अगर वो लोग कुछ ऐसे छोटे-छोटे एनिमेशंस बना सकें, अलग-अलग विषयों पर, क्योंकि ये एनिमेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चों तक सीधे संदेश जाएगा, भाषणबाजी बहुत ही कम है, बच्चे भी देख कर के बहुत ही खुश होंगे और आप उनका एक रुचि भी बना रहेगा, इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपका संदेश भी उन तक पहुँच जाएगा। जो लोग कविताएँ लिखते हैं, कुछ लोग अगर नाटक लिखते हैं या उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो अगर ऐसे लोगों को के माध्यम से आप बहुत कुछ ऐसे एनिमेशंस अगर बनाएँ, तो निश्चित तौर पे हम लोग ये अपने जो कार्यक्रम है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में, जो सुरक्षित शनिवार है, हम लोग उसमें इसको शामिल करेंगे और हम लोग उस एनिमेशंस को एक लार्ज स्केल पर पूरे राज्य में, बिहार में जिस शिक्षा विभाग के माध्यम से घर-घर तक और बच्चों-बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट होगा टीचर्स ऑफ बिहार ग्रुप से कि काफ़ी अनुभवी लोग हैं, काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी इनोवेटिव लोग हैं और काफ़ी क्रिएटिव भी हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें करते हैं। तो यही एक संदेश नहीं मैं बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीचर्स ऑफ बिहार के समूह से। बहुत-बहुत धन्यवाद अ, उज्ज्वल। जी हाँ, बंकु सर, मैं आपको जानकारी दे दूं कि टीचर्स ऑफ बिहार के फेसबुक पेज पे हमारे 50,000 से अधिक मेंबर्स अभी तक जुड़ चुके हैं, और टीचर्स ऑफ बिहार का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जो फेसबुक पर लाइव हो हम लोग अभी कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके बाद तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद यूट्यूब पर भी इसे डाल दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। और इसके अलावा आपके टीचर्स ऑफ बिहार समूह पिनरेस्ट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ब्लॉग और व्हाट्सएप जैसे सभी संचार तकनीकी माध्यमों से जुड़ा हुआ है, और इसके सारे मेंबर्स इस पर काफी प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सॉरी दूसरी बात यह है कि जितने भी मास्टर ट्रेनर्स हैं ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं टीचर्स ऑफ बिहार से जुड़े हुए हैं, और अपना भरपूर सहयोग इस
ये ये काफी अच्छी बात है कि 50 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और यूट्यूब चैनल भी है, तो निश्चित तौर पर आपका जो संदेश है वो काफी लोगों तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे बताया कि आप काफी व्यस्त हैं अभी, और इतनी व्यस्तता के बावजूद आपने निकाला। टीचर्स ऑफ बिहार आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता है सर। अभी प्रभावित है। तो हम बातें जिले तो के अचानक आने से लोगों को संभाल ऐसी का पता है जिस प्रभाव के साथ साथ लंबे समय तक उसका प्रभाव बना रहता है। जी तो आज के परिचय के साथ जुड़ रहे हैं एसएसपी के मास्टर ट्रेनर मृत्युंजय जी, जो मध्य विद्यालय नवाबगंज समेत कटिया में। मृत्युंजय, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में। जी नमस्कार शशिधर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद बिहार राज्य आपदा प्रबंधन जी हाँ प्राधिकरण का, धन्यवाद बिहार शिक्षा परियोजना का, धन्यवाद यूनिसेफ का, जो सभी तीनों लोग मिल करके इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। और टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से सबों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं कि टीचर्स ऑफ बिहार ये प्रोग्राम को लेके आया है कि अब प्रत्येक शनिवार को टीचर्स ऑफ बिहार सुरक्षित शनिवार मनाएगा। और टीचर्स ऑफ बिहार के प्लेटफॉर्म से अभी इस लॉकडाउन में बच्चे विद्यालय बंद है, सभी लोग सभी कार्य एक तरह से स्थिर हो गया है। तो इस परिस्थिति में भी हमारे टीचर्स ऑफ बिहार यहाँ के बच्चों को, यहाँ के समाज का, यहाँ के परिवेश को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है। और इसके तहत इस मुहिम में आज हम लोग एक साथ हैं कि प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी बिहार के आपदा उसे परेशानी को लेकर के आते हैं। और इस सोशल मीडिया के द्वारा हम शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक, उनके अभिभावकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और शशिधर जी, हम आपको बता दूं कि मैं कटिहार से हूं और ये पूरा सीमांचल का इलाका बाढ़ प्रवण इलाका है। और भयंकर प्रत्येक वर्ष मानसून के समय इस इलाके में भयंकर बाढ़ आती है और भयंकर तबाही मचाती है। खास करके नेपाल का तराई वाला भाग है और नेपाल के सत्ता होने के कारण नेपाल से बहुत सारी नदियां जैसे कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, रीगा, हमारे यहाँ का रीगा, बरंडी, ये सब लोकल नदियां हैं जो कि अधवारा समूह की नदियां कहलाती है। ये सभी जब बरसात के दिनों में, मानसून के दिनों में तराई प्रदेश से जब वहाँ से उमड़ धुमड़ करके आती है तो मैदानी भागों में बहुत सारी तबाहियां मचाती है। जी कहा गया है कि प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मृत्युंजय जी लॉकडाउन की अवधि में भी टीचर्स ऑफ बिहार के माध्यम से बहुत सारा कार्य किया है। इन्होंने योग जैसे एपिसोड संचालित किया और जिसमें बच्चों, शिक्षकों और समाज को योग के द्वारा तनाव कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और एक
समाज के शिक्षकों, बच्चों और समाज के लोगों को तनाव कम करने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के भी कई टिप्स प्रदान किए हैं। तो आज इस कार्यक्रम में वार्तालाप के लिए हमारे बीच में एक और अनुभवी मास्टर ट्रेनर अपराजिता जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि मध्य विद्यालय जिगना जगन्नाथ हथुआ गोपालगंज जिले से हैं। अपराजिता जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। टीचर्स ऑफ बिहार के सभी सदस्यों, सम्मानित महानुभावों, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। हमारे इस विस्तृत टीचर्स ऑफ बिहार का जो विस्तृत मंच है, इस पे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सर ये कहना चाहूंगी कि जी सर, मैं कहना चाहूंगी कि टीचर्स ऑफ बिहार ने ये जो आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम शुरू किया है, इसके लिए हम सभी इससे लाभान्वित हों और सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि आपदा के प्रति हमारी जागरूकता ही हमारा बचाव है। जब हम जागरूक होंगे, जब हम इसके बारे में जानेंगे, तो हम ज्यादा इसके खतरों और जोखिमों को कम कर सकते हैं। जी सर, आगे। कहा गया है कि आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी। जी, सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत डीडी बिहार पर प्रसारित होने वाली मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में आप अपराजिता जी बतौर एंकर के रूप में आप कार्य कर रही हैं और आपके इस कार्य के लिए टीचर्स ऑफ बिहार से तो हार्दिक बधाई। जी, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, हम आगे बात की बढ़ाते हुए आगे हम मृत्युंजन जी की तरफ चलते हैं। मृत्युंजन जी, आप बिहार के कटिहार जिले से हैं और कटिहार बिहार का एक बाढ़ प्रवण इलाका है। जुलाई अगस्त के महीने में बाढ़ की समस्या ज्यादा होती है और आपके बाढ़ प्रवण इलाके के निवासी होने के नाते हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बाढ़ के दौरान स्वच्छता, पानी और साफ सफाई का क्या महत्व है। कृपया अपना अनुभव बताइए। जी शशिधर जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि हमारा ये कटिहार ही नहीं, पूरा सीमांचल इलाका, इसमें हमारा कटिहार, पूर्णिया, रड़िया, किशनगंज और यहाँ पे जो महानंदा और रीगा, कोसी और अपना बिहार में जो बक्सर से लेकर के कटिहार तक जो गंगा नदी है, सारी नदियाँ और ये अधवारा समूह की नदियाँ गंगा में जब मिलती है तो ये जो कटिहार और पूर्णिया, ये सीमांचल इलाका एक तरह से संगम क्षेत्र बन जाता है और मैदानी क्षेत्रों में मानसून के समय काफ़ी व्यापक तबाहियाँ मचाती है और इसके चलते लगभग 70% से अधिक आबादी हमारे इस क्षेत्र में बाढ़ से प्रत्येक वर्ष प्रभावित होते हैं। और बाढ़ जब आती है तो आपदाएं, कहा भी गया है कि अगर सामाजिक भागीदारी आपदा पर भारी, तो अगर हमारी सामाजिक भागीदारी हो, हम इसमें सक्षम हो और खास करके कि जानकारी रखना, आपदा से बचना, हम संदेश देना चाहेंगे कि जानकारी जो भी हो उसको रखें, हम आपदा से बच सकते हैं। खास करके जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय पीने की पानी की समस्या, आवासन की व्यवस्था की समस्या के साथ साथ ये तो उस समय तक रहती है, लेकिन बाढ़ तो कुछ दिन या कुछ 5-10 दिन में समाप्त हो जाती है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब बाढ़ के पानी जब निकल जाता है तो और जगह जगह गड्ढों में व्यापक कचरा, गंदगी का अंबार हो जाता है, मल मूत्र का निपटान नहीं होता है, तो असली समस्याएं यहाँ शुरू होती है। तो इसमें क्या होता है कि उसके बाद बहुत सारे संक्रामक रोग, संक्रामक बीमारियां फैलने का डर होता है। तो उसमें हम जैसे अभी हम पीपीटी में भी आ रहा है कि बाढ़ में स्वच्छता, पानी और साफ सफाई के महत्व के बारे में बात करेंगे। जैसे बाढ़ आने के बाद जो मुख्य समस्याएं आती है उसमें सबसे बड़ी पहली बात है कि साफ पीने की पानी की कमी। अब जब साफ पीने की पानी की उपलब्धता नहीं होती है तो सभी लोग संक्रामक, और इससे क्या होता है कि संक्रमण को फैलने का डर होता है। फिर
जैसे कि शौच का निपटान, ये मुख्य समस्याएं होती है कि मलमूत्र मनुष्य का, फिर जानवरों के शौच के निपटान की सबसे बड़ी समस्या होती है। तीसरा, कचरा एवं गंदगी का फैलाव। बहुत सारे कचरा और गंदगी जब फैल जाता है तो उस पर मच्छर, मक्खियाँ, डेंगू, चिकनगुनिया आदि का डर होता है और स्वच्छ आदतों के व्यवहार में कमियां आती है। और जब ये सारी परेशानियां होती है, ये कमियां आती है, तो बहुत सारे दुष्प्रभाव लेके आते हैं। तो दुष्प्रभाव में कि बीमारी का फैलाव, और उसमें क्या होगा कि इसका दुष्प्रभाव होता है कि उल्टी होना, दस्त होना, हैजा, पीलिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि आदि भयंकर रोग का फैलाव शुरू हो जाता है। इससे व्यापक जान माल की क्षति होती है और बच्चों में कुपोषण की समस्याएं आती है और कुपोषण से मौत का भी कारण आंकड़ा बढ़ता चला जाता है। तो मौत का भी आंकड़ा बढ़ता है। गंदगी, मल मूत्र, कचरा का निपटान और उसका अवशेष को निपटाने की भी एक समस्याएं आती है। पानी प्रदूषित हो जाता है, पूरा वातावरण संक्रमित हो जाता है और संक्रमण के फैलने से, और अभी के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संक्रमण के फैलने से कोविड-19 जैसी जो महामारी है, जो संक्रामक बीमारी है, इसको भी फैलने का बहुत अभी खतरा है। तो इसके लिए भी हमें प्रयासरत रहना है। इसको कि ऐसे परिस्थिति में यह काफ़ी तेज़ी से फैलता है और स्वच्छता सामग्री की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्तिगत स्वच्छता में भी कमियां आती है। तो जी, एक्चुअली में स्वच्छता और बाढ़ के बाद की जो स्थिति होती है वो काफी खतरा काफी ज्यादा फैल जाता है। तो आइए अब हम अपराजिता जी से यह प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि बाढ़ के कारण पानी जो संक्रमित हो जाता है तो बाढ़ के दौरान हमें किन स्वच्छता संबंधी बातों का ध्यान में रखना चाहिए या बाढ़ के दौरान स्वच्छता की क्या रूपरेखा होनी? सर, पहली बात कि जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लाती है। तो इसमें तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे परिवेश की स्वच्छता, हमारे कपड़ों की साफ सफाई और जो कूड़े कचरे हैं उनका सही तरीके से निपटान होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कूड़े को ढके हुए कूड़ादान में ही डाला जाए, उसमें कंपोस्ट गड्ढा कभी कभी होते हैं वहां डाला जाए, वर्मी कंपोस्ट वगैरह होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल कचरे होते हैं जो वातावरण में घुल मिल जाते हैं, तो वैसे कचरों को उस गड्ढे में डालकर उसका खाद के रूप में बाद में उपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात है कि बाढ़ के दौरान कई जगह शौचालय डूब जाते हैं और कई जगह सब टूट भी जाते हैं। तो इसमें पहले तैयारी करनी ये आवश्यक होती है कि शौचालयों को जमीन से ऊपर बनाया जाए, चबूतरे पर, और उसमें जो बायोडाइजेस्ट इकोशन होते हैं, सेप्टिक टैंक होते हैं, वो सही तरीके से बने होने चाहिए। और अगर शौचालय उपलब्ध नहीं है, अगर आप रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, तो यह जरूरी है कि वहाँ जो चलन शौचालय या बायो शौचालय वगैरह होते हैं उसका उपयोग करें। और वह भी अगर उपलब्ध नहीं है तो अगर आप शौच बच्चे करते हैं या जाते हैं तो उसे मिट्टी से ढक देना चाहिए, वो खुला नहीं हो, उससे काफी सारी बीमारियां फैल सकती हैं। बाढ़ग्रस्त जगहों में शौचालय निर्माण की तकनीक
पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और स्वच्छता में ये आदत बनानी चाहिए कि नाखून हमेशा काटें, हाथ धोकर ही खाना खाएं या शौच के बाद जरूर साबुन से हाथ धोएं। और अभी कोरोना काल में तो स्वच्छता पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमें बार बार बताया जा रहा है कि साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें और 2 गज की दूरी, 2 हाथ की दूरी जरूर बना के रखें। तो ये सब संक्रमण से हम बच सकते हैं इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर। और बाद में हम देखते हैं कि बाढ़ के दौरान लोगों का जीवन काफी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो पहले से ही बाढ़ पूर्व हम तैयारी कर लेते हैं कि हम कई तरह के किट बनाते हैं, परिवार सुरक्षा किट, कोरोना किट, प्राथमिक उपचार किट। तो उन सभी किट में ये सारी चीजें, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें जरूर शामिल करें। और हमेशा उस दौरान भी हम अपने आप को व्यवस्थित रखें, अस्त व्यस्त ना रखें कि ऐसा नहीं कि बिना हाथ धोए ही खा लिए या कुछ। मतलब बच्चों को इन सभी चीजों को आदत में शामिल करना होगा। और जो भी बाढ़ग्रस्त या बाढ़ प्रभावित जगह है, बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनमें भी यह जागरूकता लानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, संक्रमण से बचे रहने के लिए, बीमारियों से बचे रहने के लिए। और अभी हम आगे देखेंगे स्लाइड में कि पेयजल का भी बहुत ज्यादा महत्व है। बाढ़ में अगर पेयजल शुद्ध नहीं है तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर पेयजल गंदे स्रोत से लिया गया है तो उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। हमें पेयजल को ढक कर रखना है, उबाल कर पीना है। और जल स्रोतों के पास पानी या गंदगी या मलमूत्र नहीं जमा हो, साफ सुथरे जगह से हमें पेयजल प्राप्त करना है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चापाकल संक्रमित हो जाते हैं, तो उन्हें संक्रमण मुक्त किए बिना उसका पानी पीना हानिकारक हो जाता है। तो इन सभी चीजों का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। अगर ईंधन की उपलब्धता है तो हम पानी को उबाल कर ही पिएंगे और उसे ढक कर रखेंगे। उसे एक डंडी वाले बर्तन से एक ही निकालेंगे ताकि वो हमारे हाथों से संक्रमित ना हो पानी। अगर बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में है तो पानी को ऊंचे स्थान पर रखेंगे, ढक कर रखेंगे और पानी को स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छ पेयजल को ही हम उपयोग में लाएंगे। और यह बहुत ही आवश्यक है कि स्वच्छता या साफ सफाई जहां हम रह रहे हैं, अगर हमें रिलीफ कैंप में रहना पड़ रहा है तो हम वहां की साफ सफाई में सभी लोगों का सहयोग करेंगे। और जो भी वहां हमारे व्यवस्था हमारे लिए की गई है उसमें हम सहयोग करेंगे और वहां स्वच्छता के अनुसार अपने सामानों को व्यवस्थित रखें, अपने सामानों को इधर उधर ना फैलाएं, दूसरों को असुविधा ना होने दें। तो ये सारी चीजों का हम ध्यान रखकर काफी हद तक संक्रमण से और खतरों से बचे रह सकते हैं। आगे शशिधर सर कंटिन्यू करेंगे। मृत्युंजय सर। हाँ मैम, बहुत अच्छा आपने बताया कि इसमें पानी को उबाल करके पीना है। और भी तरीके हैं इसको कि जैसे पानी अगर हम उबाल नहीं सके, या पहले तो सबसे अच्छी बात है कि उसको उबाल करके उसको 20 मिनट तक अच्छी तरह से उबालें, तो उसमें जितने भी फंगस है, बैक्टीरिया है, विषाणु है, सभी समाप्त हो जाते हैं। फिर उसको निथार करके थोड़ी देर ठंडा करके और फिर छान करके पीना है। और नाखून, बहुत अच्छी आप बात बताएं कि नाखून कटा हुआ हो या फिर डायरेक्ट हमें नाखून के संपर्क से पानी को नहीं निकालना है, हैंडल वाली टिशनी से पानी को निकाल करके पीना है। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ भी नहीं हो तो क्लोरीन की गोली को, जैसे आपने बताया कि चापाकल, बाढ़ के समय में चापाकल कल के आसपास गंदगियों का अंबार हो जाता है पानी के फैलाव होने के कारण। सबसे ज़्यादा चापाकल का पानी संक्रमित होता है।
तो वहाँ पर हम पानी में क्लोरीन के गोली को घोल करके फिर उसको थोड़ी देर निथारने छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा या फिर जब उसकी तली में बैठ जाएगा तो फिर उसे ऊपर वाले पानी को हम दूसरे बर्तन में ले लेंगे। लेकिन एक सावधानी है कि क्लोरीन की गोली को जब भी हम घोलेंगे तो धातु के बर्तन में नहीं घोलेंगे, या तो प्लास्टिक के बर्तन में जी, या फिर कांच के बर्तन में उसे हम घोलेंगे। और फिर रात में जब चापाकल का प्रयोग नहीं हो रहा हो तो हम उस पानी को ऊपर के पानी छान करके हम चापाकल में डाल देंगे और 12 घंटा 15 घंटा उसको जब हम छोड़ेंगे तो अगले दिन थोड़ी देर 10-15 मिनट उसे चला लेंगे। इस तरह से मेरा चापाकल जो है संक्रमण मुक्त हो जाता है। अब वह पानी हमारे लिए सेफ होगा। अगर इस तरह के पानी का उपयोग करेंगे तो संक्रमण बीमारी जैसे हैजा, डायरिया, पीलिया, ये इन सबों से हम सुरक्षित रह सकते हैं। और दूसरी बात है हेलोजन की गोली। और चापाकल के अलावा कुआं भी हमारे अभी बिहार में बहुत सारे क्षेत्रों में कुआं का उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है और वह ओपन होता है, वहां तो और सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा होता है। तो कुआं में भी हम क्लोरीन या फिर हेलोजन की गोली को उसी विधि के द्वारा उसे हम घोल लें, फिर वह जब बैठ जाए तो ऊपर के पानी को छान करके और रात में हम कुआं में डाल देंगे। और जब बाल्टी में डालेंगे तो उसको ऐसे ही नहीं डालेंगे, बाल्टी में भर के रस्सी के सहायता से उसे हम पानी के नीचे तक ले जाएंगे और उसे अच्छी तरह से मिला देंगे और 4-5 घंटा उस कुआं के पानी का हम यूज नहीं करेंगे और उसके बाद वह हमारे पीने के लिए वह स्वच्छ हो जाएगा। इस तरह से छोटी-छोटी सावधानियां यदि हम बरतें तो अपने आप को इन सारी बीमारियों के साथ-साथ अभी जो वर्तमान में कोरोना का काल चल रहा है, कोविड-19 के भी जैसे संक्रमण जो आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, तो इस तरह की परेशानियों से हम बच सकते हैं। और एक और इसमें एक सावधानियां हैं कि ये हेलोजन की गोली का तो प्रयोग सबके लिए है, लेकिन एक सावधानियां है कि इस हेलोजन की गोली से जो पानी को शुद्ध किया जाता है उसमें सावधानी कि उसको मेटल के गिलास में तो पहले नहीं घोलेंगे, कांच या प्लास्टिक में, और उसको गर्भवती महिलाएं को हमें उस पानी को देने से बचना। और इसकी विस्तृत जानकारी अब हमारे एक्सपर्ट हमारे बीच विनय सर हैं। इसमें एक मैं जोड़ना चाहूंगी सर, 1 मिनट। इसमें ये है कि दो साइज की वो गोली आती है, एक 4 mg की और एक उससे बड़ी। तो 4 mg की गोली को हम 1 लीटर पानी में डालेंगे और जो बड़ी गोली आती है उसे 10 या 15 लीटर का जो बाल्टी होता है उतने पानी में हम उसे डालते हैं और फिर उसे हम लोग संक्रमण मुक्त करते हैं। जी सर, हमारे साथ विनय सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। देखिए ये हाँ बताइए मित्र जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे बीच हम लोग के मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे सर का बिहार के लगभग हर कोना में भौगोलिक जानकारी सर को है, कोना से अवगत हैं, कहाँ किस आपदा कहाँ, और सर का जुड़ाव जमीनी स्तर पर है। हर एक आपदा में सर वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ के परिवारों से, वहाँ के बच्चों से, वहाँ के अभिभावकों से सर का मिलना, उनका अनुभव लेना और बहुत बड़ा योगदान है। और कहा जाए कि सर हमारे बीच इस टीचर्स ऑफ बिहार के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। हम बहुत ही ज़्यादा समय जाया नहीं करते हुए सर के अनुभवों का हम लाभ उठाएंगे और हमारे बीच विश्व पितामह की तरह है और उन्हीं के निर्देशन में हम सभी जितने भी मास्टर ट्रेनर हैं वो काम कर रहे हैं। तो सर आप अपना अनुभव हम लोगों के बीच। चलिए, सभी को मेरा नमस्कार। और हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक योगेंद्र दुबे साहब हैं, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में मानव एवं पशु के शौच का निपटान कैसे करना है। तो आपको मैं दुबे जी बता दूं, योगेंद्र जी, कि बाढ़ के समय
लोगों को पहले से तैयारी करके रखना है। वो एक अभी बता रही थी अपराजिता जी की बायोडाइजेस्टर एक टॉयलेट होता है जो कि उस एरिया में वो टॉयलेट पब्लिक तो नहीं लगा सकती क्योंकि उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो उसको जगह जगह पे जहाँ पे ऊंचे स्थान है वहाँ पे बायोडाइजेस्टर, इकोसैन, ये सब जो टॉयलेट है ये सब एक मॉडल है टॉयलेट का, जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में जब बाढ़ आ जाती है तो उस इलाकों में वो टॉयलेट को स्थापित किया जाता है जहाँ पे ऊंचे स्थान जहाँ पे पानी नहीं है। तो हम लोग जो है वो तो उस शौच करने के लिए उचित जगह पे ही शौच करना चाहिए। अगर आप सोच लीजिए ये स्थिति हो अभी जैसा हो रहा है, अगर तैयारी वहां नहीं होती है तो ऐसा देखा गया है कि लोग खुले पानी में शौच कर दे रहे हैं, उनको कोई रास्ता ही नहीं है, उनको कोई ऐसा स्पेस बना हुआ नहीं है। पहले से जो टॉयलेट बना हुआ है वो पानी के उसका जो सोक पिट है वो डूब गया है पानी में, उसमें पानी लबालब भरा हुआ है, तो ऐसे टॉयलेट में तो शौच जा नहीं सकते लोग। तो लोग क्या करते हैं कि कहीं किनारे में झाड़ी में जा करके पानी के ही अंदर कर देते हैं। और सोचिए पानी एक गांव से दूसरे गांव तक लिंक है, अगर वहां पे दिन भर में 50 आदमी शौच कर रहा है अगर पानी में, तो एक गांव से दूसरा गांव जाएगा तो वो संक्रमण का कितना बड़ा पहाड़, मतलब वो संक्रमण जो है उसमें जीवाणु जो है एटम बम की तरह बन रहा है, एटम बम की तरह न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। वो एक समय ऐसा आएगा कि चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखाएगी, सारा पानी संक्रमित हो जाएगा। इसलिए बाढ़ के दौरान लोगों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि शौच हम खुले पानी में न करें। मेरा शौच जो है, मेरा पैखाना, मलमूत्र जो हम लोग त्याग कर रहे हैं वो मलमूत्र किसी पानी के स्रोत में न जाए, क्योंकि वो पूरा पानी जहां जहां से लगा हुआ है कंटिन्यूएशन में वो सारा को संक्रमित कर पाएगा। अब पूछ रहे हैं दूसरा चीज, एक सुमन जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बाढ़ के दौरान पीने का पानी का संचय कैसे करेंगे। आप अगर बाढ़ के दौरान घर पे हैं, घर पे हैं तब तो अगर आपके गांव का इलाका जो आसपास का इलाका है, क्षेत्र है, वो डूबा है लेकिन आपका घर नहीं डूबा है, तो उस स्थिति में तो आप चापाकल के पानी को संचय कर लेंगे किसी ढक्कनदार बाल्टी में। ये ध्यान रखना है कि आपको ढक्कनदार बाल्टी में रखना है। लेकिन चूंकि आपके घर के आसपास पानी लगा हुआ है, आपका चापाकल में वो दिखाई नहीं दे रहा है कि चापाकल में जो डूब गया है मेरा, लेकिन वो जो पानी चापाकल खींच रहा है बाहर, वो चापाकल में पानी आ रहा है जो बाढ़ का पानी है जिसको खींच रहा है। जो बाढ़ का पानी आपके गांव घर के चारों तरफ भरा हुआ वही पानी को उसमें खींच रहा है। अब क्या होगा कि उसमें कीटाणु किसी न किसी रूप से आ ही जाएंगे, तो आपको तो ढक्कनदार बाल्टी में जिसमें ढक्कन लगा हुआ है ढक के पानी को संचय करना है। लेकिन उसके पहले जैसा मृत्युंजय जी बता रहे थे कि सब लोगों को हैलोजन का टैबलेट रखना होगा। हैलोजन का टैबलेट बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा घर डूबा नहीं है, हमारे चापाकल को संक्रमित हो चुका है, चूंकि चारों तरफ पानी है और उसको हम लोग संक्रमण मुक्त करना चाहते हैं, उसके जीवाणु को मारना चाहते हैं, तो आप एक विधि को अपनाना होगा। आपको ब्लीचिंग पाउडर 15 रुपया में चाहे 25-20 रुपया में 250 ग्राम मिल जाता है। 250 ग्राम का पैकेट आता है ब्लीचिंग पाउडर का, उसमें 70% क्लोरीन रहता है, वो 70% चूना रहता है मिला हुआ ब्लीचिंग पाउडर में और 30% क्लोरीन की मात्रा रहती है। तो क्या करते हैं कि आपका चापाकल का लेंथ देखना पड़ेगा कि गहराई कि चापाकल कितना गहरा है। उस अगर 70-80 फीट है तो आप 200 से 250 ग्राम ले लीजिए, मिलीग्राम आपको ब्लीचिंग पाउडर ले लेना है, मिलीग्राम में लेना है। मिलीग्राम को अगर नापने के लिए तो माचिस की जो डिबिया आती है उससे 1.5 डिबिया के बराबर, 1.5 डिबिया माचिस की जो डिबिया आती है उसका जिसमें तिल्ली रखा हुआ रहता है माचिस का, उसके 1.5 के बराबर आप ले लीजिए। और ये काम करना है रात में, क्योंकि आप क्लोरीनेशन अगर कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर अगर चापाकल के अंदर दे रहे हैं तो
उसको कोई पीना नहीं चाहिए कम से कम 3-4 घंटा उसका पानी। उसको क्या करना है, रात में उसका हेड को खोलना है, जिलेबी जिसको कहते हैं बासर, उसको हटा देना है। और सबके पास रिंच होता है, औजार होता है खोलने वाला, सबके घर में है। उसको आप क्या कीजिए कि खोल करके और उसको 10 लीटर पानी में जो 1.5 डिबिया ये आपने ब्लीचिंग पाउडर लिया है, उसको 10 लीटर पानी में प्लास्टिक के बाल्टी में, उसमें धातु का कोई सामान यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ध्यान रहे कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है, वो धातु के साथ रिएक्शन कर जाएगा, मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है और दूसरा सब्सटेंस बना देता है, दूसरा कंपाउंड क्रिएट कर देता है, इसलिए वो काफी हानिकारक होता है। इसलिए इसमें प्लास्टिक का भी बाल्टी यूज करना है और प्लास्टिक की बाल्टी को में उसको 10 लीटर के पानी में घोल लेंगे, बहुत आसानी से घुल जाएगा। पूरा घोल लेने के बाद उसका जो हेड आपने खोला है, जिलेबी को खोला है, बासर को हटाया है, उसको उसके अंदर डाल देंगे। डाल देने के बाद क्या कहते हैं कि उसके हेड को फिर अथा स्थिति बढ़िया से धो करके साफ करके और लगा देंगे उसको बाल्टी को, वो चापाकल को, और चापाकल के हेड को। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसका हैंडल ही खोल दीजिए, हैंडल खोल के घर में रख लीजिए, क्योंकि हैंडल अगर लगा रहे तो कोई बच्चा आए, कोई आदमी आए घर का, हो सकता है कि उसका हैंडल चला करके 1 गिलास पानी ले करके और पी ले। तो इससे बढ़िया है कि या तो हैंडल को बांध दीजिए चापाकल में कि कोई खोल ना पाए। लेकिन अगर वो भी डर है कि अगर घर के बाहर है तो हो सकता है कितना रक्षा करेंगे, तो हैंडल ही खोल दीजिए, खोल करके 2-3 घंटा हटा दीजिए और फिर बाद में 2-4 घंटा के बाद उसको, इसलिए ये काम हम लोग रात में करते हैं, जब खाना वाना बना करके सोने का टाइम हो जाता है तब ये काम करते हैं, इसलिए कि उसके बाद उसका उपयोग कोई नहीं करता है, लोग सो जाते हैं। फिर सवेरे उठिए, सबसे पहले उसका हेड को सबको क्या कीजिए कि उसमें थोड़ा पानी डाल करके, चूंकि बासर खोल दिया है आपने तो पानी नीचे चल गया होगा, तो थोड़ा मुंह ऊपर से पानी डाल के और फिर उसको चला करके तब तक चलाते रहिए जब तक कि उसमें क्लोरीन का गंध, उसको सूंघ के देखिए उसके पानी को, तो आपको तब तक क्लोरीन का गंध ना निकले उससे, तब तक उसको चलाते रहिए। और उसके बाद चलाने के बाद उस पानी को आप उपयोग कीजिए। ऐसा काम अगर बाढ़ के समय में आप प्रत्येक सप्ताह करते हैं, सप्ताह में 1 बार कर देते हैं, सोचिए 250 रुपये की का ब्लीचिंग पाउडर में कम से कम पूरा गांव में अगर 10 घर है ना, उसका 1 बार में 250 ग्राम में से भी 15-20 घर में हो जाएगा, के चापाकल का संक्रमण मुक्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को अपनाना है। लेकिन अगर आपको पता है कि बाढ़ का पानी हमारा बाढ़ में डूब गया है, तब क्या करना है? तब करने के लिए आप मान लिया कि घर से बाहर चले गए हैं, बांध पे रह रहे हैं, चाहे बाहर में रह रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आप तो साथ सबसे आसान तरीका जो है उसका कि चूल्हे पर चढ़ाया, 20 मिनट तक उसको खौलाया पानी को, फिर छोड़ दिया और पानी को 20 ठंडा होने के बाद 10-15 मिनट के बाद फिर उसको उपयोग किया। ये तो सबसे आसान तरीका है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में बाढ़ आया हुआ है, आपके घर में बाढ़ से डूबा हुआ है, आप घर से पलायन करके किसी ऊंचे स्थान पे रह रहे हैं, तो उस स्थान पे आप न चूल्हा है आपके पास, न कोई बर्तन है, न गैस है, न जलावन है, वर्षा हो रही है, जलावन भीग गया है, तो आपको क्या होगा? काफी कठिनाई, आप पानी सकते नहीं है। तो सिर्फ आपके पास एक तरीका है और 2 तरीका है जो कि जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, जो गांव में अवेलेबल है। अगर बाढ़ का पानी ही पीने की जरूरत आपको आ पड़ी, अगर बाढ़ का पानी की नदी से हम लिए पानी जो काफी उसमें गंदगी है, उसको अगर पीने की जरूरत आ पड़ी, ऐसी स्थिति आई, तो भी वह साफ हो सकता है, वो संक्रमण मुक्त हो सकता है, बशर्ते कि हमें कुछ अपने पास रखना पड़ेगा सामान। क्या रखना है? आपके पास एक फिटकिरी आसानी से मिल जाता है गांव में देखते होंगे कि लोग दाढ़ी बनाने के बाद फिटकिरी का उपयोग करते हैं, लोग फिटकिरी रगड़ देता है। जो दाढ़ी बनाने वाले लोग हैं गांव में ये अक्सर है, फिटकिरी का ढेला के रूप में आता है, उजला रंग का होता है, व्हाइट कलर का, और वो फिटकिरी एंटीसेप्टिक का काम करता है।
इसलिए दाढ़ी में लोग दाढ़ी बनाने के बाद लगाते हैं उसको एंटीसेप्टिक। वो फिटकरी को क्या कीजिए, एक छोटे से धागे के सहारे आप प्लास्टिक के बाल्टी में वो गंदा पानी ले लीजिए, माने बाढ़ का पानी है, नदी का पानी, मतलब जो नदी का पानी आया हुआ उसको भी आप क्या कीजिए कि बाढ़ के पानी में ले लीजिए और एक बाल्टी में 15-20 लीटर जितना भी आवश्यकता है, परिवार में अगर 5 लोग हैं इतना 20 लीटर की जरूरत है, आपको साफ करना है। एक ढेला बड़ा ले लीजिए, उसको धागा से थोड़ा देर चलाइए, लेकिन ध्यान रहे कि वो इतना ही देर चलाना है, क्योंकि फिटकरी जब पानी में घुलेगा तो कुछ देर के बाद, घुलने के बाद उसका जो स्वाद हो जाता है वो तीखा हो जाता है, इस वजह से उसको ज्यादा देर चलाना नहीं। तो वो एक तरीका है कि आप देखेंगे और उस पानी को छोड़ दीजिए 2-3 मिनट चलाने के बाद, और निकाल लीजिए वो फिटकरी को और फिर छोड़ दीजिए और पानी को छोड़ दीजिए थोड़ा स्थिर, उसको हिलाइए डुलाइए मत। तो वो देखेंगे कि नीचे जो जितने भी उसमें मिट्टी और गाद या कोई गंदगी अंदर खरपतवार जितना भी है वो सब नीचे बैठ जाएगा, और जब नीचे बैठ जाएगा तो उसके बाद उसको दूसरे बर्तन में उघेड़ लीजिए और नीचे उसकी गंदगी बैठ जाएगी। अब लेकिन जो आपने पानी उड़ेल के दूसरे बाल्टी में रखा है वो संक्रमण मुक्त नहीं हुआ, उसमें जीवाणु उसके मरे नहीं है, कीटाणु भी उसके मरते नहीं है। तो अब आपको संक्रमण मुक्त करने के लिए वही जो मैंने बताया कि 1 लीटर पानी उसमें से ले लीजिए, एक छोटे वाले जो हेलोजन टैबलेट आते हैं बाजार में, वो हेलोजन का टैबलेट या क्लोरीन का भी टैबलेट उसको कहते हैं, वो क्लोरीन के टैबलेट को उसमें मिला दीजिए। अगर जल्दी पीना है कि हमको अभी तुरंत पी जाना है तो क्या करिए, उसको एक साफ कागज पर रख के, क्योंकि उसको वो गोली को ज्यादा देर हवा में नहीं रखना है, हवा में ज्यादा देर गोली को रख देंगे तो हवा के कांटेक्ट में आकर के वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और पानी बन जाएगा, तो वो बेकार हो जाएगा, फिर उसको जरूरत नहीं है। इसलिए थोड़े समय के लिए उसको हवा में रख सकते हैं और उसको कागज पे चूर लीजिए और चूर करके बुक करके मिला लीजिए, मिला करके आप 1 मिनट के बाद ही पानी को यूज कर सकते हैं दूसरे बर्तन में उड़ेल के, क्योंकि उसमें भी थोड़ा चूना रहता है। जी। और दूसरा जो है, दूसरे विधि और आसान विधि बताता हूँ। आप सीसी कांच का बोतल ले लीजिए, कांच का बोतल जो मिल जाता है बाजार में, चाहे मैगी उगी का बोतल आता है, वो कांच के बोतल में आप क्या कीजिए कि उसको पानी भर लीजिए। अगर 1 लीटर का बोतल है, उस कांच का बोतल होना चाहिए, आप खुली धूप में उसको रख दीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है 7-8 घंटा, लेकिन वो भी एक तरीका है। उसको खुली धूप में रख दीजिए, नीचे अगर कोई ये है तो गुड रिफ्लेक्टर, ब्लैक बॉडी मान ब्लैक कपड़ा है, कोई ब्लैक कागज है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी का गुड रिफ्लेक्टर है, तो उसको नीचे रख देते हैं और सूरज की रोशनी की तरफ जिधर से पड़ता है वो भाग को हम लोग खुला रखते हैं, तो वो भी 7-8 घंटा रखेंगे, उसके बाद उपयोग उसका कर सकते हैं। तीसरी विधि तो आपको बता दिया सर, क्षमा चाहूंगी सर, कुछ प्रश्न आ रहे हैं जी सर। कुछ प्रश्न आ रहे हैं जी, हर घर जल में है जी सर। इसमें एक प्रश्न है कि हर घर जल, अगर मुदित कुमार सर का क्वेश्चन है कि हर घर जल जो एक ही टंकी से पानी जाता है तो उसे हम कैसे शुद्ध करके पी सकते हैं? तो अगर घर में है तो जी सर, पानी की टंकी आप पानी की टंकी की बात कर रहे हैं। अगर आपके मैं इसको थोड़ा और जोड़ता हूँ, ये तो हर घर जल में तो एक टंकी से सप्लाई है। अगर मान लिया कि आपके घर में आपका घर में टंकी है, घर में बोरिंग है, घर का बोरिंग है, आप टंकी में स्टोर करते हैं और टंकी का पानी आप फिल्टर नहीं है आपके पास, तो आप उसको आपको साफ करना है। टंकी को क्या करना है कि टंकी के सारे पानी को निकाल देना है। उसमें भी उसी प्रकार टंकी की कैपेसिटी अगर 1000 लीटर का टंकी है उसमें, तो 1000 लीटर के टंकी तक में आपको वही 1.5 डिबिया या 1 डिबिया ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना है। घोर करके पूरा, पहले तो ब्लीचिंग पाउडर के पानी से उसको साफ करना है, टंकी को बजाते उसमें जंग गद्दी गाद ये सबको हटा देना है, बढ़िया से साफ कर देना है। और जो पानी स्टोर आप करेंगे उस टंकी में उसको डाल दीजिए। डाल देने के बाद, घुला को डाल देने के बाद
और वो पानी पूरा बहाइए, लेकिन आपको ये प्रोसेस बोरिंग में करना होगा। बोरिंग में ही, जो आपके घर में बोरिंग है, क्योंकि बोरिंग में क्या होता है, आजकल जो एक समस्या आ गई है कि समरसेबल बोरिंग में है, लेकिन समरसेबल बोरिंग में तो ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोटर उसके अंदर आता है, ब्लीचिंग पाउडर घोरेंगे, उसके कई तार उर जो प्लास्टिक के रह गए तो वो सब सड़ गल जाते हैं। तो बोरिंग को लोग करते नहीं हैं, वो सब गल जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर गला देता है उसको। तो क्या करते हैं कि बड़े जो इनका प्रश्न था, रंजन जी का है ना, प्रमोद रंजन जी का, कि टंकी की सफाई करना है और उसमें ब्लीचिंग पाउडर का उसी तरह से घोल, आप 10 लीटर पानी में 1 डिबिया को ब्लीचिंग पाउडर को घोलिए और उसमें मिला करके दे दीजिए, वो भी संक्रमण मुक्त हो जाएगा। लेकिन बशर्ते कि आपका टंकी में जितनी भी गंदगी पहले से मौजूद है उसको साफ हो जाना चाहिए, वो हट जाना चाहिए, नहीं तो फिर पुनः आप कितना भी। जी, दूसरा क्वेश्चन, हर घर नल से जो जल आ रहा है, तो सर उसे घर में है तो उबाल कर, सबसे अच्छा साधन है, उबाल कर 20 मिनट उबाल कर उसे पी सकते हैं। जी आपको ये प्रश्न था। देखिए, टर्बिडिटी का मतलब है कि कौन से ऐसे सब्सटेंस पानी में घुले हुए। टर्बिडिटी चेक करने का मतलब कि कौन कौन चीज मटेरियल उसमें ज्यादा घुला हुआ है। तो टर्बिडिटी से ज्यादा परेशानी हम लोग को नहीं है, क्योंकि थोड़ा टर्बिडिटी ज्यादा भी घुला कुछ रहेगा तो वो तो हो जाएगा, वो तो हमारे शरीर में एक्सट्रैक्ट होकर निकल जाएंगे पेशाब के मार्फत से। लेकिन अगर कीटाणु है पानी में, तो टंकी चाहे वो हर घर जल नल का टंकी हो, चाहे आपके घर का टंकी क्यों ना हो, अगर घर में भी टंकी में स्टोर कर रहे हैं, अगर वो गंदा है तो उसको भी हम लोग साफ नियमित रूप से, कम कम बाढ़ नहीं भी आई है तो महीने में 1 बार जरूर साफ करनी चाहिए, कम से कम 2 महीने में तो एकदम करना चाहिए, अन्यथा उस पानी का कोई महत्व नहीं। अगर आप घर का पानी साफ करते हैं तो आपको इतना महंगा फिल्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हम लोग आरओ यूज करते हैं, वो आरओ जो है रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है, ये समुद्री इलाकों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ उसकी जरूरत है नहीं। लेकिन हम लोग उसको कंपनी का प्रचार लोगों को देखा तो इतने महंगे औजार खरीद लेते हैं, जबकि वो समुद्री इलाका के लिए आरओ सबसे सुटेबल, क्योंकि वहाँ का पानी नजदीक का खारा होता है, उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है, जो आरओ से ही होता है। हाँ, और कोई क्वेश्चन आया है? आपने बहुत सही कहा सर, बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। चलिए सर, शशिधर सर। देखिए, बाढ़ के दौरान जो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाढ़ के दौरान कैंपों में सप्लाई किए जाने वाला पेयजल के लिए काफी मारामारी देखने को मिलता है। तो सर, कोविड-19 के समय में, अभी जब कोरोना का संक्रमण फैला हुआ, तो उस समय लोगों को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें साफ सफाई का बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि बराबर प्रचार डे 1 से किया जा रहा है। आज तो ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि सैनिटाइजर अब बंद हो जाएगा, मतलब सैनिटाइजर का उपयोग अगर केवल हाथ धोना साबुन से ही अगर किया जाए, साबुन पानी का उपयोग हाथ धोने के लिए किया जाए, सैनिटाइजर से वो लाख गुना बढ़िया है। लेकिन रिलीफ कैंप में क्या हो रहा है, अभी कई जिलों में बाढ़ आई हुई है, तो रिलीफ कैंपों में अभी जैसा टीवी में देख रहे हैं हम लोग पटना में बैठ के, क्योंकि अभी जा नहीं सकते कहीं फील्ड में, तो देख रहे हैं कि जो वहाँ पे अलग एक रिलीफ कैंप एक स्कूल में लगा हुआ है, वहाँ पे अलग अलग गांव के लोग आ रहे हैं। तो वहाँ अपना सतर्क कैसे रहें, क्योंकि वहाँ पे बराबर अनाउंस किया हुआ है, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बना के रखना है, मास्क बराबर पहन के रखना है। अगर किसी से, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक आया गांव X से, कोई आ रहा है Y गांव से, कोई Z गांव से आ रहा है, लोग सब अलग अलग लोकेलिटी से आ रहे हैं, कौन उसमें संक्रमित है
जिसके नजदीक आप हो सकता है बात करने से आप में भी संक्रमण वो ट्रांसफर हो जाए। तो हमेशा अगर किसी से बात करना है तो अगर छोटे बच्चे हैं तो मास्क लगा के बात करना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ऐसा नहीं कि इधर उधर खेलने घूमने चले गए, बाढ़ का पानी में पार हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि इतना यहाँ पे कितना गड्ढा है, तो हो सकता है डूबने की घटना हो जाए। ऐसी कुछ घटनाएं हुई है अभी पिछले कुछ दिनों में। दूसरी बात कि वहां पे हाथ धोने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि रिलीफ कैंप में सबसे ज्यादा जो है पानी का एक चापाकल होता है। अब लोग जी शशिधर सर। तो जी हाँ सर, जी हाँ मैम, अभी मैं भी यही पूछने वाला था कि और लोगों को खास करके बताने वाला था कि कोरोना जैसे महामारी के दौरान बाढ़ राहत कैंपों में भी काफी मारामारी देखने को मिलता है। तो ऐसे सब लोगों को खासकर विशेष रूप से सावधानियां बरतनी चाहिए कि लोग पानी का इस्तेमाल करने से पहले या फिर किसी भी साफ बर्तन को छूने से पहले हाथ को सैनिटाइज कर ले या फिर सरफ से साफ कर ले साबुन या पानी साबुन से साफ कर धोए। ले। पानी को ब्लीचिंग, जी बिल्कुल, और सोशल दूरी बनाकर रखना चाहिए और लोगों को मास्क पहन कर रहें। अगर आपके पास मास्क नहीं है, मास्क को बदलते रहे। अगर मास्क नहीं है तो किसी कपड़े को, गमछे को भी मुंह पर लपेट कर रखें ताकि आपके शरीर से निकला हुआ छींक या फिर शरीर के श्वसन क्रिया द्वारा निकला हुआ जो संक्रमण है वो किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना करे। अभी लगता है संपर्क थोड़ा स्थापित होने में आज पुनः परेशानियां हुई हैं। तो अब हमारी घड़ी अब समय का इशारा, हाँ जी मृत्युंजय सर, हमारी घड़ी अब समय का इशारा कर रही है और अंत में हम मृत्युंजय सर से भी जानना चाहते हैं कि आप यदि दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो संक्षेप में कृपया दीजिए। जी बहुत अच्छा। मृत्युंजय जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। और अपराजिता जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले अभी बाढ़ के दौरान जो भी सावधानियां बरती जानी चाहिए इसके बारे में मैं चाहूंगी कि जिन लोगों ने भी ये प्रोग्राम देखा है और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो जो बातें बताई गई वो अपने आसपास के लोगों को और अपने परिवेश में, अपने परिवार में सभी लोगों से साझा करें और सभी लोगों को जरूर इन सावधानियों को बरतने की सलाह दें और कोशिश करें कि इस कार्यक्रम को बच्चों तक, बड़ों तक, शिक्षकों तक और पूरे परिवेश मतलब पूरे समाज में सभी जगह इस कार्यक्रम को दिखाया जाए, बताया जाए ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आपदाओं के समय हम जितनी ज्यादा जानकारी रखेंगे, हमारे गोपालगंज में भी अभी बाढ़ आई हुई है, सारण तटबंध टूटने से कई गांव डूब गए हैं और वहां अभी धीरे धीरे जागरूकता फैलाई जा रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे अपने अभिभावकों को सिखा रहे हैं कि हाथ धोना चाहिए, हमें साफ सफाई रहना चाहिए। तो हमारा जो ये कार्यक्रम विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जब विद्यालय खुले हुए थे उस दौरान जो बच्चों को हमने सिखाया, हम लोगों ने, हम सभी मास्टर ट्रेनर ने, हमारे सारे स्कूलों में सिखाया गया, तो वो बच्चे आज बहुत ही जागरूक होकर अपने गार्जियन को बताते हैं, सिखाते हैं
कि ऐसे करना है, हमें बाढ़ के पूर्व तैयारी कर लेनी है, हमें ये सावधानियां बरतनी है। तो मैं ये इस मंच के माध्यम से भी मैं सभी लोगों को ये सूचना के रूप में देना चाहूंगी कि सावधानियां ही बचाव है। जी हाँ, अब हम जब बिना आपदाओं से बचेंगे कब, कि जब हम इसका जानकारी रखेंगे। और मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास जताया और मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। मैं बहुत ज्यादा इससे मैं प्रभावित हूँ और मैं दूसरे लोगों को भी मैं कहूंगी कि ये हमारा जो टीचर्स ऑफ बिहार का ये विस्तृत मंच है, इससे सब लोग जुड़े हैं। जी जी सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं विनय सर से अब जानना चाहता हूं कि विनय सर, आप सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम शिक्षकों, बच्चों तथा समाज तक पहुंचाने में टीचर्स ऑफ बिहार के इस प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मास्टर ट्रेनर या फोकस शिक्षकों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो संक्षेप में कृपया। अरे, मेरे तरफ से तो सब लोगों से मतलब धन्यवाद देता हूँ कि ये मुझे ये मौका दिया, क्योंकि ये कार्यक्रम की जब शुरुआत की गई थी तो हम लोग कुछ लोग थे, लेकिन हमारे अब धीरे धीरे इतने लोग जुड़ गए, इतने लोग आ गए। ये कोरोना का समय आ गया तो हम लोग अब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज करके, जिसमें अभी हम देख रहे हैं बिहार पर ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है सुरक्षित शनिवार का, जिसके व्यूअर काफी हैं। और आप लोगों के मार्फत हम लोग यह चाहते हैं कि जितने हमारे फोकल शिक्षक हैं, जितने मास्टर ट्रेनर हैं, जितने शिक्षक बंधु हैं जो फोकल टीचर नहीं भी हैं, वो या तो हेडमास्टर हैं या तो वहाँ के सहायक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, उनके मार्फत से कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि आपदा के बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाना है। मैंने सब लोगों को जानकारी हो जाना चाहिए, तभी हमारे इस मेहनत का प्रतिफल तब मिलेगा कि जब तक हर एक लोगों को, जैसे आज हम लोगों ने जो चर्चा किया कि बाढ़ के दौरान हम लोग पानी को कैसे साफ करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो ये मैसेज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अगर हमें पता चल गया तो ये आपसे नीचे तक ये बात ट्रांसफर हो जाए, और जो मिले उनको ये बात बताना है। उनको थोड़ा वीडियो भी अगर शेयर कर सकते हैं आप तो शेयर ज़्यादा कीजिए। और ये जो मंच बना है बहुत अच्छा मंच बना है, इसमें काफ़ी टीचर लोग हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं उनका काफ़ी आभारी रहूँगा कि मुझे ये थोड़ा सा मौका दिया। क्योंकि आपदा में सिर्फ एक बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई केमिस्ट्री का इक्वेशन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं है, केवल आपकी जानकारी क्यों है। सर हाँ बोलिए शशिधर। तो जी हाँ, अब समय की घड़ी अब बता रही है कि हमारा समय अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। तो मृत्युंजय जी से मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा, लगता है कि शायद तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मृत्युंजय जी, यदि आप सुन रहे हैं तो आप कृपया संदेश या कुछ देना चाहते हैं तो प्रदान करें। जी, ये संदेश है हमारा इस टीचर्स ऑफ बिहार के माध्यम से सभी शिक्षकों, सभी अभिभावकों और बच्चों तक कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में आपदा प्रबंधन से जी, तो लगता है कि हमारा उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। और आज के कार्यक्रम में हमने यह जाना कि बाढ़ के दौरान पेयजल की शुद्धता के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से कैसे बचा जाए, और अशुद्ध जल के पीने से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कि पीलिया, अतिसार, पेचिश, हैजा, टाइफाइड बुखार या और भी कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आज हमने बहुत सारे उपाय जाने। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनय कुमार जी का, अपराजिता जी और मृत्युंजय जी का।
नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और हर शनिवार को आप प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक और शाम 4:05 से 5 बजे तक डीडी बिहार पर होने वाले प्रसारण को देखते रहें और हमारे टीचर्स ऑफ बिहार के प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित संग्राम मनाएगा टीचर्स ऑफ बिहार कार्यक्रम को देखना न भूलें। एक बार फिर सभी को नमस्कार।